वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2021 और 23 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, आप उसे अवश्य लिखा कीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज है हमारा 23 अगस्त 2021। आज कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो आज है 23 अगस्त और आज मनाया जाता है दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा तथ्य होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए हुए संचालित नहीं हो सकेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं कक्षा तक के जो प्रारंभिक स्कूल होते हैं सरकार की स्वीकृति यानी कि सरकार से परमिशन के बिना नहीं संचालित हो पाएंगे। सरकार का परमिशन अति आवश्यक होगा। तो घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बिहार में पहली बार ऐसी पहल की जा रही है। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए हुए संचालित नहीं हो सकेंगे। अगला पॉइंट है कि सरकार से इसकी स्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को 5 माह का समय दिया है, अर्थात 31 दिसंबर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना स्वीकृति के नहीं हो सकेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2021। उसके बाद जब 2022 आएगा तो 2022 से सभी स्कूलों के लिए ये स्वीकृति आवश्यक होगा। बिना इसके संचालन नहीं हो पाएगा किसी भी प्राइवेट स्कूल का। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ऐड किया है कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से, सारे फैक्ट्स को आप यहाँ से याद रखेंगे। आप इसका नोट्स जरूर तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है इसके अनुसार बिहार 4थे स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में 4थे स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है कि और अब तक बिहार में 86.96 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध किया जा चुका है, जिससे कि बिहार टॉप 4 राज्यों में शामिल हो गया है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब ये नल जल कनेक्शन शुरुआत हुआ था इस अभियान का 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने भाषण में किया गया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो तब जब ये मतलब कि स्टार्ट हुआ था उस समय बिहार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस मामले में बिहार अंतिम से मतलब कि 4थे या 5वें स्थान पर था, लेकिन अब बिहार की स्थिति 2 साल में बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुकी है, मतलब इस मामले में बहुत ही ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4थे स्थान पर है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टॉप 3 में कौन कौन है, तो टॉप 3 में पहला है हमारा गोवा, जहाँ पे 100% ये मतलब कि कार्य को पूरा किया जा चुका है नल जल कनेक्शन योजना को। और दूसरा होगा तेलंगाना, यहाँ भी 100% पूरा हो चुका है। और तीसरा है हरियाणा, जहाँ पर 99.24% घरों में ग्रामीण नल जल कनेक्शन को मुहैया किया जा चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अभी 86.96 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन का मतलब कि जो मतलब सेवा है ये उपलब्ध किया जा चुका है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने जल जीवन मिशन योजना के बारे में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 2019 में शुरू किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में इसका 2 वर्ष पूरा हुआ है। 15 अगस्त 2021 को जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया गया, यहाँ पर इसका 2 साल पूरा होता है। ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हाल ही में वैशाली जिले के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वैशाली के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है वैशाली जिले के दीपेश कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि उन्होंने इस दौड़ प्रतियोगिता में 200 मीटर की दौड़ को 21.56 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है। और उनके पिता का नाम अमरेश कुमार गौतम है, जो कि फौज से सेवानिवृत्त हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है वैशाली जिले की, तो आप सभी जानते हैं कि वैशाली बिहार का एक जिला है, ये आपको ध्यान रखना, जो कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और जो इसकी जो स्थापना हुई थी ये मुजफ्फरपुर से अलग होकर ये वैशाली जिला की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मुजफ्फरपुर से अलग होकर हाजीपुर एक जिला बना था। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हाजीपुर एक जिला नहीं है, बल्कि वैशाली एक जिला है, जबकि हाजीपुर जो है वैशाली जिला का मुख्यालय है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए, हाजीपुर जो है ये वैशाली जिला का मुख्यालय है, जबकि मुजफ्फरपुर जिला से अलग होकर के वैशाली जिला का गठन हुआ था और ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जब आप मैप पर नजर डालेंगे, वैशाली जिला की स्थिति को ढूंढेंगे, तो सबसे पहले आप पटना के नजदीक जाइए। पटना से नजदीक में जब आप इधर देखेंगे, ये आपको वैशाली की स्थिति देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना जिला की स्थिति कितने जिलों के साथ सीमा को साझा करती है, उसी प्रकार से वैशाली वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पटना के बारे में बता दूं, तो पटना जिला की जो सीमा है ये 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे अगर हम वैशाली की बात करें तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे कितने जिले वैशाली के साथ सीमा साझा करता है। तो हम यहाँ पर पटना से स्टार्ट करते हैं। पटना 1 हो गया, समस्तीपुर 2, मुजफ्फरपुर 3, सारण या फिर छपरा 4। ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि वैशाली के साथ अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस इमेज में। अब यहाँ पर देख लीजिए वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वैशाली तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर सबसे अंतिम में देख सकते हैं, और तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर है। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल मिला के 6 जिले हैं, जिसमें से कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, ये कुल मिला के 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जो वैशाली की जो चर्चा हो रही थी, तो पूरे विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था, यानी कि रिपब्लिक जो पहला कायम हुआ था, ये वैशाली में ही कायम हुआ था, वैशाली में ही स्थापित हुआ था। ये पॉइंट भी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुखों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को कारगर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। इस दस्तावेज का नाम है ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवी टू नेवी रिलेशनशिप, ये इसका नाम है इस दस्तावेज का। इसी दस्तावेज पर दोनों देशों के नौसेनाओं के प्रमुख के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आगे मैंने लिखा है कि इस दस्तावेज के माध्यम से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों की नौसेनाओं के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु मतलब कि कार्य करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना। ये अभी समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये दस्तावेज का नाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडियन नेवी टू नेवी रिलेशनशिप, ये इसका नाम है। अब यहाँ पे हमारा अगला पांचवा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत की दीक्षा शिंदे को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन यानी कि MSc फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है। उनकी उम्र कितनी है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन अर्थात MSI फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है। ये इसलिए बहुत ज्यादा चर्चे में क्योंकि इनकी जो उम्र है केवल 14 वर्ष है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने लिखा है उनके द्वारा ब्लैक होल पर लिखा गया सिद्धांत वी लाइव इन ब्लैक होल मई 2021 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा स्वीकार किया गया था और इसे नासा ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इसे मतलब कि माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है। तो ये आपको यहाँ से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखना है। इस तरह के जो प्रश्न है ये बीपीएससी एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं कि प्रश्न को सर शॉर्ट कीजिए, तो शॉर्ट प्रश्न का अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो यहाँ पर जो भी
भी रिलेटेड चीज़ें पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें आप एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ पाएंगे, सारे के सारे आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। तो अगर आप बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस तरह का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जिस प्रकार से मैं आपके साथ जनवरी से अब तक लगा हूँ ये निरंतर आपके एग्जाम तक इसी तरह बना रहूँगा। तो प्लीज़ आपका ये दायित्व बनता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है या फिर मनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत सप्ताह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार हाल ही में 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया है या फिर मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे इसी में आगे लिखा है कि इस प्राचीन संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और इसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसे मतलब कि संस्कृत सप्ताह को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, जो कि देवताओं की भाषा कही जाती है, इसको मतलब कि लोकप्रिय और इसे मतलब कि लोकप्रिय बनाना है और साथ ही साथ इसको मतलब कि बढ़ावा देना है, इसका ये उद्देश्य है। और इसी को लेकर के 19 से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। ये जारी किया गया था 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था, यानी कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के द्वारा गुरुकुल में जो शिक्षण सत्र प्रारंभ किया जाता था ये इसी दिन शुरू किया जाता था, यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन। और इसी दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था 1969 में। और फिर यहाँ पे आगे है कि इसी दिन वेद पाठ का आरंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए कि संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है वेद की, तो आप से जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है ये 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद जो कहलाता है ये कहलाता है अथर्ववेद। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न कि हाल ही में किनके द्वारा 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दी गई है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अभी हाल ही में स्वीकृति दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि यह संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये मतलब कि इसे लाया जा रहा है 105वां संविधान संशोधन को, जिसको भी हाल में स्वीकृति दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अब यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले कोच ओपी नाम्बियार का निधन हुआ। वे निम्नलिखित में से किन के कोच थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज के इस वीडियो का। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा पीटी उषा। ये पीटी उषा के कोच थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और ये भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले कोच थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले और पीटी उषा के कोच ओपी नाम्बियार का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये आपको यहाँ से याद रखना। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये ही है पीटी उषा और ओपी नाम्बियार। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है कि इन्हीं की कोचिंग में पीटी उषा देश के शीर्ष एथलीट बन पाई और 1985 में जब पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया था तब ओपी नाम्बियार और अन्य 2 कोचों को इससे सम्मानित किया गया था। ये बात यहाँ से आप याद रखिए। इसके अतिरिक्त खेलों में उनके योगदान के लिए इसी वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अब यहाँ पे मैंने पद्मश्री के बारे में लिखा कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, जबकि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले पहले जो मतलब कि कोच थे ये थे ओपी नाम्बियार। ठीक है, और ये पीटी उषा के कोच रह चुके थे। आप यहाँ पर इस इमेज में पीटी उषा को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है अभी हाल ही में पीटी उषा चर्चे में आई है। इनके जो गुरु थे, इनके जो मतलब कोच थे ओपी नाम्बियार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, इस वजह से ये चर्चे में आई है। तो यहाँ से आपको पीटी उषा संबंधित जितनी भी इनकी उपलब्धियां हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, यानी कि इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप सारी चीज़ों को देख लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी चीज़ें चर्चे में होती है वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा करनाल हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में यह सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कर्ण लेक रिजॉर्ट करनाल हरियाणा में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड अर्थात वेल द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना किया गया वेल द्वारा और ये हरियाणा के कर्ण लेक रिजॉर्ट करनाल में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राज्य बन गया, यानी कि इस स्टेशन का नेटवर्क स्थापित होने के साथ ही ये दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग का मतलब कि देश का दिल्ली चंडीगढ़ जो राजमार्ग है ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना है। तो ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आप जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड है और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेकर अब तक के मंथली करंट अफेयर्स का PDF का लिंक है, आप उसे भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री अपूर्व चंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मिली मंजूरी के बाद श्री अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है श्री अपूर्व चंद्र, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि वे 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वे अब तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे, जो कि अब हाल ही में इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जानकारी याद रखिए। बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये समझौता 500 मिलियन डॉलर का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि इससे 56 किलोमीटर क्षेत्र में 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और इससे शहर में यातायात को कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये जो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण लिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो यहाँ पर 56 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा जिससे कि शहर में यातायात को कम करने में मदद मिलेगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनसुख मंडाविया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं इस इमेज में, आरोग्य धारा 2.0 अभियान को इसमें अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि आरोग्य धारा 2.0 आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगी। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए और यहाँ पर आपको डेमो PDF मिलेगा, उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।